आज जो अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है निमोनिया। ये निमोनिया आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेडिकल सर्जिकल के अंदर आता है और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, ये भी लंग डिजीज है। जैसे अपने ने सीओपीडी की थी, न्यूमोथोरैक्स की थी, उसके ही आगे कंटिन्यू करते हैं निमोनिया। निमोनिया जैसे अपने जानते हैं एक जनरली डिजीज है, बहुत बार सुन चुके हैं, देखा भी होगा ऐसा पेशेंट अपने ने। और उसको जनरली भाषा में अपने क्या कहते हैं कि इसके फेफड़ों में पानी भर गया, जनरली अपने बात करते हैं ना। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन क्या होगी। एक जनरली सी अगर डेफिनेशन देखी जाए नॉर्मल लैंग्वेज में, मेन पॉइंट पकड़ के अगर आपने डेफिनेशन देखी तो डेफिनेशन होगी निमोनिया ऐसी कंडीशन जिसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए, उस कंडीशन को निमोनिया कहते हैं। किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होगा उस कंडीशन को निमोनिया बोलेंगे। बुक की लैंग्वेज की बात करें तो निमोनिया की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है। Pneumonia is an infection that inflames the air sacs in one or both lungs. वही बात इसने बताई है बुक की लैंग्वेज में कि इन्फेक्शन होता है जो इन्फ्लामेशन करता है एयर के जो थैले होते हैं छोटे छोटे लंग्स के अंदर, एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स, एक लंग्स में, एक लंग में या बोथ लंग्स में, दोनों में हो सकता है या एक में हो। The air sacs may fill with fluid or pus. बस उसमें जैसे ही इन्फ्लामेशन होगा, तो जैसे सीओपीडी में मैंने जोर देके ये बताया था, ब्रोंकाइटिस में, एम्फाइसीमा में, कि इन्फ्लामेशन होगा वो फ्लूइड को क्रिएट करेगा। वहां से जो है सेल्स होंगी वो अपनी म्यूकस क्रिएट करेंगे जिनमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और वो आगे जाके पस का निर्माण करेंगे। उससे क्या होगा, कॉजिंग कफ विद फ्लेगम और पस, फीवर, चिल्स एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग। खांसी आएगी, खांसी आएगी बलगम के साथ, पस होगा उसमें, बलगम होगा ऐसे कलर का, एकदम येलोइश कलर का, बदबूदार, फीवर होगा। फीवर क्यों होगा, इन्फेक्शन है इसलिए। इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए शरीर का जो प्राइमरी जो सोर्स होता है, जो वो होता है फीवर। अपने टेम्परेचर को शरीर इतना बढ़ा देता है कि बैक्टीरिया या वायरस जो हो शरीर के अंदर वो टेम्परेचर को सहन ना कर पाए और मर जाए, खत्म हो जाए, इसलिए फीवर होगा। हाई टेम्परेचर पे चले जाएंगे इसलिए चिल्स होगा। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने शरीर का टेम्परेचर नहीं होगा, उसके एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, इसलिए चिल्स होगा। एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग, डिफिकल्टी ब्रीथिंग इसलिए कि जो इन्फ्लामेशन हुआ उसके बाद में जो म्यूकस सिक्रीट हुआ, वो म्यूकस सिक्रीट हुआ है, गाढ़ा है, पस है, बलगम है, ये फेफड़े में जहां जमा है वहां से जो नॉर्मल ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, इसलिए difficulty in breathing. A variety of organisms including bacteria, viruses and fungi can cause pneumonia. किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होगा फेफड़ों का, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरस से हो, चाहे वो फंगाई से हो, किसी भी चीज से होगा तो निमोनिया के अंदर ही उसको अपने इंक्लूड करेंगे। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर अपने लंग्स की जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, देखो इसे ऐसा करके ट्रीज टाइप स्ट्रक्चर अपने लंग्स के अंदर होती है ना। यहाँ से सांस अपने लेते हैं, फिर वो आगे इनमें जाती है। ये है वो थैलेनुमा संरचना जिनको एयर सैक्स बोल रहे थे। सैक मतलब
थैला, तो जो हवा की थैलियां हैं वो ये है, इनको बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है, एल्वियोलाई बोलते हैं जिन्हें, है ना। अब इनके अंदर इन्फेक्शन होगा तो इनके अंदर वो म्यूकस क्रिएट होगा, म्यूकस, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होंगी। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है किससे? बैक्टीरिया से या वायरस से या फंगाई से। बाहर की चीज है, फॉरेन पार्टिकल है, वो अपने शरीर में आके क्या कर रहा है? इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। अब इन्फेक्शन हो रहा है तो अपने शरीर से क्या होगा? WBC सिक्रीट होगी। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है? इन्फेक्शन से लड़ना। इन्फेक्शन इन्फेक्शियस सेल्स को ईट करती है और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करती है ना। तो वो जब सिक्रीट होगी तो उसके बाद में क्या फॉर्मेशन होगी? वहां पे पस फॉर्मेशन होगी। पस फॉर्मेशन होगी तो वो अगर थ्रू आउट बाहर नहीं हो रही है और एक्सेसिव अमाउंट में हो रही है, कफिंग करने के बाद भी पूरा बलगम बाहर नहीं निकल रहा है, तो वो जमा होगा इनमें जमा हो जाएगा। तो फिर अपना ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज है ब्लड में वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे होती है ना, ये देखो ये दिख रही, ये रेड ये दिख रही, ये जो जाल है इसके थ्रू ही O2 और CO2 का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। जब यहाँ पे अपने इम्पेयरमेंट हो जाएगा तो ब्लड के अंदर फिर अपने O2 नहीं पहुंचा पाएंगे, CO2 का अपने ग्रहण करके बाहर नहीं छोड़ पाएंगे और बाहर के एनवायरनमेंट से O2 लेके और ब्लड तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके अंदर देखो ये नॉर्मल एल्वियोलाई हेल्दी पीपल की, और बाद में ये ऐसे हो गया, इसके अंदर म्यूकस पस वगैरह भर गया। ये वाली एल्वियोलाई है ना, ये वाली, इसको कट करेंगे तो ये दिखेगी ऐसे। अगर मान लो अपने ने एक इंसिजन लगाया उस एल्वियोलाई के ऊपर, इस एल्वियोलाई के ऊपर, तो फिर अपने को अंदर से ये संरचना दिखेगी। तो इसमें एकदम पिंक कलर की दिख रही है, गुलाबी दिख रही है, हेल्दी दिख रही है, ये नॉर्मल है। यहाँ येलोइश दिख रहा होगा, यहाँ येलोइश ऐसे येलो ब्राउनिश सा कलर का दिख रहा है। उसकी वजह से क्या होगा? जब ये भरा हुआ है तो अपने नॉर्मल जो ब्रीथ है वो नहीं ले पाएंगे और अपना ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा। ये देखो नॉर्मल एयर लेते हैं, उसके साथ ही माइक्रोब्स अपने फेफड़ों में आएंगे। एयर के अंदर बहुत से कीटाणु जीवाणु होते हैं, अपने नाक के थ्रू जब अपने एयर लेंगे, है ना, तो उसके साथ में माइक्रोब्स होंगे, वो शरीर के अंदर आएंगे। अब क्या होता है कि नॉर्मल शरीर के अंदर इतनी WBC वगैरह प्रेजेंट होती है कि छोटा मोटा इन्फेक्शन हो, कम अमाउंट में बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई शरीर में आए तो उससे नॉर्मली शरीर अपने आप डील कर लेता है, उससे अपने को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता। और डील कैसे करता है? डील करता है फर्स्ट उसका रिफ्लेक्स रहता है क्या? कफिंग। दूसरा, ये छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं फेफड़े के अंदर, ये क्या होती हैं? जो बैक्टीरिया वायरस आता है उसको अपने अंदर कैप्चर कर लेती हैं। फिर वहां से क्या होता है? मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस WBC का टाइप, फिर वहां से क्या होता है? WBC वगैरह निकल के उसको ईट कर लेती हैं, खा लेती हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस से जो है, नॉर्मल अगर रहे प्रोसेस तो उसमें शरीर को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हाई अमाउंट में बढ़ जाए, एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ जाए, तो फिर जब शरीर अपना बचाव के लिए जो काम कर रहा है, WBC सिक्रीट कर रहा है बचाव के लिए, लेकिन हाई अमाउंट में वो सिक्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया वायरसेस की अमाउंट ज्यादा है, शरीर हाई अमाउंट में क्रिएट करेगा, तो फिर वो वहां पे मैक्रोफेज का जो स्टेज है वो होगा, खाएंगे उनको, लेकिन पस सेल्स क्रिएट होगी, बलगम बनेगा, फिर उससे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। इनका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलिए सर।
अब अपने देखते हैं कि कोजिंग माइक्रोब्स कौन कौन से हैं निमोनिया को, कौन कौन सी वजह से अपने निमोनिया, कौन कौन से कोजिंग एजेंट हैं जिनकी वजह से मोस्टली निमोनिया होता है। इसको अपने डिवाइड किया बैक्टीरिया और वायरसेस और नीचे एक फंगाई में, तीन के अंदर अपने ने इसको डिवाइड किया। देखो ये कुछ स्पेसिफिक है इनमें, इनकी वजह से निमोनिया क्रिएट होता है। एक ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई भी निमोनिया क्रिएट करता है, वो इसमें मिसिंग रह गया, वो आप अलग से लिख लेना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, मोस्टली निमोनाई, इसी के नाम से आगे निमोनिया, मोस्टली ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। बाकी अदर भी हैं एसोसिएटेड। वायरसेस के अंदर इन्फ्लुएंजा, जिसको अपने नॉर्मल बोलते हैं फ्लू, इन्फ्लुएंजा H1N1 याद आ रहा होगा, बहुत चला था। H1N1 सर वो बर्ड फ्लू ना? बर्ड फ्लू नहीं बेटा, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का भी चेंज हो गया था बाद में, H1N1 को चेंज करके शायद H1N5 किया था, कुछ ऐसा था। तो H1N1 इसका किसका इंडिकेट करेगा? इन्फ्लुएंजा का क्रिएट करेगा, इंडिकेट करेगा। वायरसेस, इन्फ्लुएंजा, फ्लू। जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, कोरोना वायरस की तरह ही इसकी दिख रही है। लगभग वायरसेस देखने में एक जैसे होते हैं और मोस्टली आरएनए वायरसेस होते हैं, सिंगल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया ये सारे हैं, वायरसेस में इन्फ्लुएंजा और फंगाई भी अपना निमोनिया क्रिएट करते हैं। उन फंगाई के कुछ नाम हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और ये जो कहाँ कहाँ मोस्टली होते हैं उनकी लोकेशन भी है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये जो है नीचे वाले ये दिख रहे हैं जो बैक्टीरिया, इनकी सेल वॉल नहीं होती और ये कमजोर जो टाइप के बैक्टीरिया हैं वो होते हैं, सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इनको आगे डिस्ट्रॉय इजीली किया जा सकता है। निमोनिया की कैटेगरीज में इनको रखेंगे। निमोनिया को मोस्टली दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट रहेगी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, दूसरी रहेगी हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, दूसरी है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ये मेजर कैटेगरीज हैं जिनमें अपने निमोनिया को डिवाइड करेंगे। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर persons get ill outside of a hospital or healthcare setting। अपने हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेटिंग या अपनी किसी भी टाइप की जो है जहाँ पे अपने हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से बाहर अगर वो इन्फेक्टेड होता है पर्सन, लंग्स का इन्फेक्शन गेट करता है और निमोनिया की कंडीशन बनती है, तो वो आएगी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो CAP। ये लेस डेंजरस होती है किससे? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया से। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया को एक दूसरा नाम अपने मोस्टली यूज करते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। एग्जाम्स में चाहे किसी भी टाइप के मेडिकल नर्सिंग के एग्जाम्स हो, उनमें पूछा जा सकता है कभी भी कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन से आप क्या समझते हैं? What do you mean by nosocomial infection? नोजोकोमियल इन्फेक्शन मतलब ऐसा इन्फेक्शन जो हमें हॉस्पिटल से मिले, हॉस्पिटल में गए हम ठीक होने के लिए या ठीक करने के लिए, लेकिन वहां से लेके आ गए इन्फेक्शन को, तो वहां से अपने ने इन्फेक्शन लिया, वो आएगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन में। ये होता है मोर डेंजरस टू अदर
दूसरे किसी भी चीज का कंपैरिजन करें तो उससे मोर डेंजरस होता है हॉस्पिटल से मिली हुई हमको इन्फेक्शन मिला हुआ। क्यों डेंजरस होता है वो भी बताता हूं आपको। क्योंकि क्या होता है कि इसको मान के चलो ये नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल अपनी सेल है, और ये इन्फेक्टेड। जब इन्फेक्टेड जो है पहले से इन्फेक्टेड हॉस्पिटल में, उसके दवाई चल रही होगी, एंटीबायोटिक चल रही होगी, एंटीवायरल चल रही होगी, उससे क्या है कि उससे उसकी जो शरीर का जो वायरस बैक्टीरिया है वो लड़ रहा है उससे दवाई से। मोस्टली दवाइयां उस पे क्या है रेसिस्टेंट हो चुकी है, असर नहीं कर रही, मतलब वो पावरफुल है। वहां जो बैक्टीरिया जो वायरस घूम रहा है हॉस्पिटल में वो पावरफुल है। अब वो जब दूसरे को इन्फेक्टेड करेगा तो इन्फेक्शन दूसरे के अंदर वहीं से शुरू होगा जहां पहले वो पेशेंट की स्टेज पहुंच चुकी है, नॉर्मल से स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा पेशेंट है जिसमें टीबी का ले लो, एक टीबी का पेशेंट है हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके है एमडीआर टीबी, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। मतलब मल्टी ड्रग, बहुत सी ड्रग है, मोस्टली ड्रग है उनको रेसिस्ट कर चुका है, उस पर असर ही नहीं कर रही वो दवाइयां, एमडीआर टीबी है उसे। अब एक दूसरा वहां गया, नॉर्मल पीपल गया वहां पे करवाने इलाज गया था दूसरी चीज का, नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम का, फीवर का, चोट लगी उसका इलाज कराने गया, इस टीबी वाले के संपर्क में आ गया, इसने प्रिकॉशन नहीं रखा था, मास्क वगैरह नहीं लगाया था, वहां से निकल रहा था, ये भी उसके पास से निकल रहा था, तो इससे इस हेल्दी पीपल ने इस टीबी वाले से इसका कीटाणु ले लिया। तो अब जो इसके टीबी होगी वो नॉर्मल टीबी नहीं होगी, स्टार्टिंग ही इसकी होगी एमडीआर से, क्योंकि जो कीटाणु इसके शरीर में आए वो पावरफुल है। अब इसके शरीर में अगर उसने देख लिया कि हाँ भाई ये कमजोर है शरीर से और यहाँ मैं अपनी अच्छे से अपनी कॉलोनी बसा सकता हूँ सारी, तो इसके शरीर में वो फैलेगा, तो इसके होगी एमडीआर टीबी डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये एमडीआर टीबी वाले के कांटेक्ट में आया था। अगर ये बाहर किसी से मिलता हॉस्पिटल से बाहर, सपोज दैट ऐसे से जिसके नॉर्मल टीबी हो, तो इसके नॉर्मल टीबी ही होती, एमडीआर नहीं होती। ये फॉर एक एग्जांपल था सिर्फ कि हॉस्पिटल में गंभीर बीमारियों के पेशेंट हैं, जो तरह तरह की बीमारियों के पेशेंट हैं, वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, इसलिए जो वहां से अपने को इन्फेक्शन मिलता है वो मोर डेंजरस होता है, कहां से, कंपैरिजन टू हॉस्पिटल से बाहर अगर अपने को कोई इन्फेक्शन मिले उसके। इसीलिए कहते हैं हॉस्पिटल में जाओ तो कभी खाली पेट नहीं जाना चाहिए। खाली पेट क्या होता है, हम कमजोर होते हैं, फूड अपने अंदर नहीं होता, एनर्जी नहीं होती, खाना कुछ खाया होता है अपना, तो शरीर है जो नॉर्मल किसी भी बैक्टीरिया वायरसेस से लड़ सकता है। कभी भी ड्यूटी पे जाते हैं तो हमको ये चीज बेसिकली सिखाई जाती है कि आपको भूखे पेट नहीं जाना, वहां पे भूखे पेट काम नहीं करना, कुछ खा के ही जाना है, सिर्फ इसलिए कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन से अपने बचे रहें। ठीक है, तो इसकी दो कैटेगरी कौन सी, एक कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, दूसरी हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जिसको कहते हैं नोजोकोमियल एक्वायर्ड निमोनिया भी कह सकते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ऐसा पर्सन गेट इल आउटसाइड ऑफ ए हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेटिंग, बाहर से कहीं से उसको निमोनिया मिला तो वो होगा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में होगा पर्सन ऑलरेडी सिक इन हॉस्पिटल, या तो वो पहले से ही बीमार है, हॉस्पिटल में सीरियस है, सिक पेशेंट हैव वीकेंड इम्यूनिटी सिस्टम, उसका पहले से ही इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हुआ पड़ा है, दूसरी बीमारी से वो वीक हुआ पड़ा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके दूसरी बीमारी है, तो भी उसके निमोनिया हो सकता है। उसके पास किसी ऐसे पेशेंट को ट्रांसफर कर दिया या उसके पास से बैठा ऐसा पेशेंट जिसके निमोनिया था, तो उससे वो गेट कर सकता है इजीली। व्हाई? क्योंकि वो पहले से कमजोर है, सिक है इसलिए।
Microbes in hospital are more resistant to antibiotics. Antibiotics खा के शरीर को अपने ने ऐसा बना लिया कि जो अपने बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत पावरफुल आने लगे आजकल। नॉर्मल गए जी, नॉर्मल अपने को सर्दी खांसी जुकाम नॉर्मल है, नॉर्मल बुखार चढ़ गई, नॉर्मल गए, डॉक्टर ने लिख दिया सीधा एंटीबायोटिक। डॉक्टर की बात बाद में करते हैं, पहले झोला छापी जो अपने आसपास होते हैं उनके पास गए जी, सिर दुख रहा है, बुखार हो रही है, उसने पकड़ा दिया सीधा एंटीबायोटिक का पत्ता, एंटीबायोटिक लो, साथ में ये डाइक्लोफेनेक पीसीएम लो, जो भी उसके समझ आया। अब वो एंटीबायोटिक वैसे ही खा रहे हैं अपने, तो शरीर में जा जाके अपने शरीर को इतना कमजोर बना दिया, और जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उनको इतना पावरफुल बना दिया कि मोस्टली जो अब बैक्टीरिया आ रहे हैं बहुत पावरफुल आ रहे हैं, नॉर्मल तो उनपे असर ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल देना चाहूंगा कि किसी टाइम में एम्पिसिलिन यूज हुआ करता था। आप लोगों का अगर बैकग्राउंड किसी का रहा हो हॉस्पिटल वगैरह का, या अपने सीनियर से आप पूछो ऐसे जो अबाउट 8 या 10 इयर्स सीनियर हो, तो उनको पता होगा एक एम्पिसिलिन यूज हुआ करता था। उस टाइम एम्पिसिलिन लगाया, दूसरा ठीक हो गया पेशेंट। एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन बहुत ये उस टाइम बहुत यूज होते थे। अब देखोगे नहीं होते, बहुत रेयर मिल जाएगा एम्पिसिलिन का यूज। क्यों नहीं होता और क्यों ऐसा होता है कि हर साल न्यू जनरेशन मेडिकेशन है जो अपने को इन्वेंशन करना पड़ता है, सिर्फ इसीलिए कि जो उन दवाइयों की वजह से बैक्टीरिया मर रहे थे उन्होंने अपने अंदर रेसिस्टेंट पावर डेवलप कर ली। अब उन दवाइयों से बैक्टीरिया नहीं मर रहे, तो अपने को न्यू जनरेशन मेडिकेशन की तरफ आना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे ये कंडीशन बन गई है कि WHO ने भी अपने को ये आगाह कर दिया है, ये वार्निंग दे दी है कि एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब किसी भी प्रकार की दवाई है वो असर नहीं करेगी बैक्टीरिया के ऊपर। अगर वायरस की बात करें तो कोरोना अपने सामने है, ऐसा है कि शरीर तो वैसे ही अपना कमजोर हुआ पड़ा है और दवाई इसकी है नहीं। उसी प्रकार से बैक्टीरिया में भी ऐसी कंडीशन आएगी कि ऐसा बैक्टीरिया इन्फेक्टेड करेगा अपने को कि दुनिया की ऑल ओवर वर्ल्ड की कोई भी तरह की दवाई अपने ले लेंगे तो असर नहीं होगा, और ऐसा बैक्टीरिया आ चुका है। रिसर्च बता रही है, जो अभी सडनली रिसर्च हुई है उनको आप देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि MDR से भी आगे का स्टेज आ चुका है जिसमें ऑल ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया मिल चुका है। तो हॉस्पिटल से इसलिए अपने को ज्यादा नोजोकोमियल इन्फेक्शन अपना ज्यादा डेंजरस होता है। अब इसमें अपने देखते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जो है उसके अंदर आगे क्या क्या चीजें हो सकती है। सीरियस सिक पेशेंट हैव वीकेंड इम्यून सिस्टम, माइक्रोब्स इन हॉस्पिटल आर मोर रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया एक कैटेगरी और इसकी है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ये होता है उन पेशेंट्स में जो वेंटिलेटर पे होते हैं। कारण क्या होता है, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है उसके थ्रू ये फैलने का चांस ज्यादा होता है। To a ventilator can be biofilm on endotracheal tube। और उसमें एक चीज और होती है कि वो वेंटिलेटर वाला पेशेंट है वो खांसी नहीं कर सकता, कफ नहीं कर सकता। कफ अपना रिफ्लेक्स है ना नॉर्मल जो बैक्टीरिया को बाहर करने का, और वेंटिलेटर से अपने को ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन में भी बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं।
तो वेंटिलेटर से भी अपने को निमोनिया हो सकता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होता है वेंटिलेटर से। और ये इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, इसको रखेंगे नोजोकोमियल में, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। रिपीट करूंगा, निमोनिया क्या था, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो नॉर्मल निमोनिया क्या था, बताओ, निमोनिया क्या था? हाँ हाँ, इन्फेक्शन से सर जो फैलता है, जो क्या वायरसेस से जो फैलता इन्फेक्शन, है। फेफड़े का इन्फेक्शन, सिर्फ इतने से वर्ड में निमोनिया आ गया अपना। निमोनिया क्या है, फेफड़े का इन्फेक्शन। फेफड़े का इन्फेक्शन। जी लंग्स किसी भी प्रकार से इन्फेक्टेड हो जी उसको अपने निमोनिया में रखेंगे। ठीक है सर। और इसमें क्या होता है, इसमें म्यूकस सिक्रीट होता है, इन्फेक्शन होता है, फिर इन्फ्लामेशन होता है, फिर म्यूकस सिक्रीट होता है, म्यूकस के जी जी अंदर पस सेल्स होती हैं और उससे स्पूटम बनता है जो अपना ऑब्स्ट्रक्शन करता है एयरवे को, उसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है, हैवी टेम्परेचर हाँ होता है। जी हाँ, O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पाता। हाँ, वेरी गुड। जी और किन वजह से होता है निमोनिया, वो अपनी स्क्रीन पे है, वायरसेस, जी बैक्टीरिया बैक्टीरिया और और फंगाई। फंजाई। उनके जी नाम अपने ये स्क्रीन पे है, ये स्क्रीनशॉट आपको आप ले लीजिए। इन नामों को रट लेना, कि रटना ही पड़ेगा, नामों को समझाने का कोई जरिया नहीं है ना। जी जी ठीक इनको है। रट लेना, जी एक एक दो दो नाम अगर याद आ जाए, जैसे वायरस का सिंपल नाम है इन्फ्लुएंजा फ्लू, इन्फ्लुएंजा। हाँ रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम आता है। बैक्टीरिया जी के अंदर एक ये याद कर लेना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, निमोनिया निमोनाई याद रह जाएगा, ठीक है। जी फंगाई का नाम जी जी याद रखने की जरूरत नहीं है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फंगाई सीधा भी लिखोगे तो चल जाएगा। हम्म। ओके, फिर कैटेगरी अपने ने निमोनिया की रखी थी, दो मेजर कैटेगरी थी, कौन कौन सी? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। वेरी उसको गुड। नोस्कोमिया नक्टोमियल कहते हैं। नहीं, नोजोकोमियल। नोजोकोमियल हाँ। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या था? सर जो हॉस्पिटल वगैरह से नहीं फैल रहा पर बाहर से आ रहा है। वेरी गुड। और हॉस्पिटल में अपने को कैसे मिल रहा है निमोनिया? कि हम किसी ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, लेकिन उसमें हमें एनवायरनमेंट से जो हमें इन्फेक्ट हो गया है, वेरी गुड। हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट तो से। इनमें से डेंजरस कौन सा ज्यादा होता है? हॉस्पिटल वाला सर, नोजोकोमियल। वेरी गुड। इसके डेंजरस होने के पीछे क्या रीजन रहेगा? ये सर इसमें जैसे ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, इस ये ऑलरेडी मेडिकेशन चल चुकी होती है, मेडिकेशन की वजह से, और तरह तरह की बीमारियों के पेशेंटों की वहां पे एक जगह पे इकट्ठे होने की वजह से वहां से जो जी हमें मिलता है इन्फेक्शन, वो जी मोर डेंजरस होता है कम्युनिटी के कंपैरिजन। जी और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में अगर देखें तो एक और कैटेगरी होगी, वो होगी वेंटिलेटर एसोसिएटेड एसोसिएटेड निमोनिया। निमोनिया। और ये हमको, ये पेशेंट को होगा वेंटिलेटर की वजह से, वेंटिलेटर में एंडोट्रेकियल ट्यूब के इंसर्शन की वजह से। और इसके ठीक अंदर है। एक बात ये होती है कि पेशेंट है वो कफ भी नहीं कर पाता, रिफ्लेक्स है जो वो शो नहीं कर पाता। जी ठीक है बच्चों, आज की क्लास ओवर करते हैं, निमोनिया को आगे, इसके आगे कल हम समझेंगे। ओके सर।